हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिप्नोटिक एंड सेडेटिव और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हमने 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट कवर कर रहे हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बार्बिटरेट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिप्नोटिक सेडेटिव क्या होते हैं ना, किस तरीके से वर्क करते हैं आपका और कैसे ये गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये गाबा ए रिसेप्टर था, ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है गाबा ए रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर के थ्रू नेचुरली हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा वो वर्क करता है और उसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिशन होता है जो हमें चाहिए होता है। जब भी आप चाह रहे हो किसी इंसान को नींद आए या फिर वो काम हो जाए तो आपको चाहिए कि उसकी ब्रेन में इनहिबिशन हो और ये न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ये काम करता है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पे आपका गाबा इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरा आपका इनहिबिशन कर सके, लाइक अगर किसी इंसान को एंजाइटी है, किसी को इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो उस केस में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उस इंसान के अंदर जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है ना, कि कुछ ना कुछ आपका ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बाहर से कुछ मेडिसिन लेनी पड़ रही है जो या तो गाबा को क्या करती है, हेल्प करती है, या फिर खुद गाबा की तरह एक्ट करती है। बताया था मैंने, क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट क्लास देखी थी बेंजोडायजेपिन, उसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 2 में हमने वो डिस्कस किया था और आज हम 2nd क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बार्बिटरेट्स। ठीक हो गया, चलिए। तो सबसे पहली बात, जो आपका बार्बिटरेट है, आपकी जो ड्रग है बार्बिटरेट, ये बेसिकली क्या है, ये हिप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी की ही ड्रग है। सेम जैसे बेंजोडायजेपिन के साथ था कि आप कम डोज में देते थे तो सेडेशन होता था, थोड़ा सा डोज आप बढ़ाते थे तो हिप्नोसिस, इंसान को नींद आती थी। उससे डोज अगर बढ़ती थी तो इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी कि बेहोश हो सकता है। अगर आप उससे ज्यादा डोज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है। और अगर आप जानते हो रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे मेडुला ऑब्लिंगाटा पोन्स में प्रेजेंट है, अगर वो डिप्रेस होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। और रेस्पिरेशन नहीं होगा अगर इस टाइम पे भी अगर आपने पर्सन को कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ आपने लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इट कैन लीड टू डेथ। ओके, सो सेम है जैसे बेंजोडायजेपिन का होता था आपका डोज डिपेंडेंट इफेक्ट, वैसे ही आपका बार्बिटरेट का भी डोज डिपेंडेंट इफेक्ट आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है कि अगर इसके मैं केमिकली आपको कुछ बताना चाहूँ तो उसमें यही है कि सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, बार्बिटरेट का आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो सेम फेनेटोइन की तरह इसकी रिंग होती है। 5th पोजीशन में जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो ही आपकी क्या है, इसकी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो हम केमिस्ट्री पार्ट में देखेंगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जो 5th पोजीशन में जो आपकी रिंग है, रिंग की 5th पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूशन है वो ही क्या करता है आपका, वो ही इसकी जो एक्टिविटी है आपकी, अगर मैं एंटी एंजाइटी या सिडेटिव इफेक्ट की बात कर रही हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि बार्बिटरेट अब काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे हमने बेंजोडायजेपिन में देखा था कि बेंजोडायजेपिन कैसे काम करते हैं, वैसे ही हम देखेंगे बार्बिटरेट कैसे काम करते हैं। तो ये था हमारा रिसेप्टर, ठीक है, क्या रिसेप्टर था, गाबा ए रिसेप्टर। मैं बार बार बोल रही थी स्टार्टिंग से, और अभी अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखेंगे और फिर इस लेक्चर को देखेंगे ताकि आप एक कॉन्टिन्यूएशन में आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ये था हमारा रिसेप्टर। ऑब्वियसली पेंटामर है, 5 सब यूनिट्स हैं, और मैंने बताया था कि सबसे कॉमन जो आपका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, जो सबसे कॉमन सब यूनिट का कॉम्बिनेशन है वो यही है, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट, 1 गामा सब यूनिट। ठीक हो गया। अब ये रिसेप्टर हमें पता है कि गाबा जब आता है वो इसी रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसका इफेक्ट है क्या, जब भी गाबा आता है यहाँ पे जो आपके क्लोराइड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और इस तरीके से क्लोराइड सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से क्लोराइड एंटर कर जाएगा। और क्लोराइड आयन आप जानते हो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगी। और आप जानते हो अगर मेम्ब्रेन एक बार हाइपरपोलराइज हो जाती है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्या होता है, इनहिबिशन होता है। ठीक है, सो ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गाबा की बाइंडिंग साइट कहाँ होती है।
अल्फा और बीटा सब यूनिट को मैंने अलग करके आपको दिखाया था। सपोज ये मेरी अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, ठीक है। ये बीटा बैक साइड में थी, दिख नहीं रही है, सामने से अल्फा गामा और बीटा इस तरीके से दिख रही है। मुझे अल्फा और बीटा से यहाँ पे मेरा लेना देना था, तो मैंने ये वाली सब यूनिट को यहाँ ओपन करके देखा, अल्फा और बीटा सब यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा बीटा सब यूनिट होती है, इसके इंटरफेस में लगभग बीचों बीच आपका क्या होता है, गाबा बाइंडिंग साइट होती है। ये कौन सी साइट है, गाबा बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ही हमारा जो गाबा है, जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, वो आता है, बाइंड होता है, इस तरीके से बाइंड होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट यही है, यहां से क्या होगा, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे और क्लोराइड सेल के अंदर आ जाएगा। ये तो गाबा की बाइंडिंग साइट थी। अब मैं बात करूंगी बारबिटुरेट्स की बाइंडिंग साइट की। देखो बारबिटुरेट की बाइंडिंग साइट भी अल्फा बीटा सब यूनिट पे ही होती है। जैसे बेंजोडाइजेपिन में आपने क्या देखा था, जो बाइंडिंग साइट थी वो कहाँ थी, अल्फा और गामा के बीच में थी, देखा था, अल्फा और गामा के इंटरफेस में थी, यानी कि कहीं बीचों बीच थी, जहां पे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा बारबिटुरेट है, इसकी बाइंडिंग साइट सेम गाबा की तरह है। गाबा भी कहाँ बाइंड होता है, अल्फा बीटा सब यूनिट के इंटरफेस पे। और जो बारबिटुरेट है वो किस तरीके से उसकी बाइंडिंग साइट इससे डिफर करती है, वो ये है कि जो इसकी बाइंडिंग साइट है वो कहाँ पे है, वो है सरफेस पे। अल्फा और बीटा जो हमारी सब यूनिट है उसके सरफेस में इसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होगा, आएगा बारबिटुरेट, ये हमारा क्या है, बारबिटुरेट है, आया और अपनी बाइंडिंग साइट पे आके बैठ गया। तो ये कौन सी साइट है, आपको ध्यान में रखना है, ये है हमारी बारबिटुरेट्स बाइंडिंग साइट। तो देखो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, गाबा भी सेम सब यूनिट पे बाइंड हो रहा है, अल्फा और बीटा पे ही, बारबिटुरेट भी अल्फा बीटा पे ही बाइंड हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, गाबा की जो बाइंडिंग साइट है वो इंटरफेस में है, बीचों बीच है, लेकिन जो बारबिटुरेट की बाइंडिंग साइट है वो सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों की जहां पे वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ साफ साफ आपको पता चल रहा है कि अगर जैसे हमने बोला था बेंजोडाइजेपिन को अपने फैक्ट को दिखाने के लिए कौन कौन सी सब यूनिट की जरूरत पड़ रही थी, अल्फा गामा, क्योंकि इन दोनों के बीच में थी। और साथ ही साथ मैंने बोला था कि जो बेंजोडाइजेपिन है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें गाबा की उनका काम केवल गाबा की मदद करना होता है। तो इसीलिए गाबा की बाइंडिंग साइट किया है अल्फा बीटा। इसीलिए मैंने बोला था कि बेंजोडाइजेपिन के केस में अल्फा सब यूनिट भी चाहिए, गामा सब यूनिट भी चाहिए और बीटा सब यूनिट भी चाहिए, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बेंजोडाइजेपिन के लिए जो जरूरी आपकी बाइंडिंग साइट है वो तो आपको चाहिए, साथ में गाबा के लिए जो जरूरी है वो भी आपको बेंजोडाइजेपिन के केस में चाहिए। बट बारबिटुरेट के साथ केस अलग है। कैसे अलग है देखिए, हालांकि दोनों की बाइंडिंग साइट अल्फा और बीटा ही है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि बारबिटुरेट को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए केवल अल्फा और बीटा की जरूरत होती है सब यूनिट्स की, बाकी सब यूनिट्स से उसे कोई लेना देना नहीं है, अल्फा बीटा से ही लेना देना है। अब लेकिन बात ये आती है, क्या बारबिटुरेट को गाबा की जरूरत है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, ठीक है। गाबा अपना अलग से इफेक्ट दिखाएगा, आपके ब्रेन में जितना भी आपके नर्वस सिस्टम में, आपके न्यूरॉन्स में जितना भी गाबा है वो रिलीज होगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा और इफेक्ट आएगा, क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। लेकिन बारबिटुरेट गाबा के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला है। बारबिटुरेट अपना आराम से जाता है, अपनी बाइंडिंग साइट पे बैठता है, और बाइंडिंग साइट पे बैठने की वजह से क्या होता है, जैसे ही ये बाइंडिंग साइट पे बैठेगा, ये क्या करता है, क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग की ड्यूरेशन है ना, कितने टाइम के लिए चैनल ओपन रह रहा है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो बेंजोडाइजेपिन है वो तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। सपोज अगर 1 मिनट में आपका चैनल, जो आपके क्लोराइड चैनल हैंगे, बीच में चैनल जो प्रेजेंट है, अगर 1 मिनट में सपोज आप मान लीजिए 20 टाइम्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन अगर आप दोगे तो वो 20 की जगह 40, 50 या 100 इतने टाइम ओपन होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई चैनल की ओपनिंग की। लेकिन बारबिटुरेट का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, चैनल ओपनिंग का जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ा देता है, यानी कि एक बार क्लोराइड चैनल ओपन हो गया,
बार्बिट्रेट अब उसे ओपन रखेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। सपोज मान के चलिए कि आपके 0.1 मिली सेकेंड में चैनल क्लोज हो जाया करता था, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, वो जो आपका ड्यूरेशन है चैनल की ओपनिंग का वो बढ़ जाएगा, ज्यादा समय तक क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा। और आप जानते हो ना, जितना टाइम तक ये चैनल ओपन रहेगा उतना ही ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? बार्बिट्रेट बेंजोडाइजेपिन से कैसे डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि बेंजोडाइजेपिन को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए गाबा की जरूरत थी। वो खुद में कुछ नहीं कर सकते थे, वो केवल गाबा की रिसेप्टर से बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा रहे थे। लेकिन बार्बिट्रेट अपने आप में, उन्हें गाबा से कोई लेना देना नहीं है, जाएंगे रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग का ड्यूरेशन है, सपोज गाबा ने ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं ब्रेन में बिल्कुल आपका गाबा खत्म ही हो गया है, गाबा ने क्लोराइड चैनल को ओपन किया और बार्बिट्रेट क्या करेंगे, उस चैनल को ओपनिंग के ड्यूरेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो खुद में इन्होंने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। और इवन जो बार्बिट्रेट होते हैं इनकी चैनल ओपनिंग की पावर भी होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि गाबा चैनल ओपन करेगा तभी ये ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट है वो यही है कि ये जो आपके क्लोराइड चैनल ओपन हो रहे हैं उनकी ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर आ सके। और आप जानते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्लोराइड एंट्री लेगा तो क्या होगा, आपका हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन का। और जब भी मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका इनहिबिशन होता है। और हम यही चाहते हैं, अगर कोई इंसान एंजाइटी में है, डरा हुआ है, या किसी इंसान को नींद नहीं आ रही है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इनहिबिशन हो, और ये बार्बिट्रेट अपनी साइड से बाइंड होके ये यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बार्बिट्रेट का मैकेनिज्म है कि किस तरीके से बार्बिट्रेट काम करते हैं, कौन सी उनकी बाइंडिंग साइट है, कहाँ पे सरफेस पे बाइंड होते हैं, और इनका मेजर इफेक्ट क्या है। अब इसके अलावा बार्बिट्रेट क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फार्माकोलॉजी हम देख रहे हैं। तो इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, ये गाबा रिसेप्टर से तो बाइंड होते ही हैं, गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होके इन्होंने अपना इफेक्ट तो दिखाया ही दिखाया, लेकिन साथ में इनका एक और इफेक्ट है। वो क्या है, जो AMPA रिसेप्टर है, ठीक है, AMPA रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये AMPA रिसेप्टर क्या है, कौन सा रिसेप्टर है? अगर आपने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े हैं तो उसमें आपको एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल पता होगा, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका लेवल अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। वो मैं आपको अलग से लेक्चर आपका इसमें लूंगी एक्साइटोटॉक्सिसिटी का, कि किस तरीके से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा होने की वजह से हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपली हम बात करेंगे ग्लूटामेट की। तो ग्लूटामेट हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। और उन रिसेप्टर्स में जो एग्जांपल है आपका, जैसे NMDA रिसेप्टर है, AMPA रिसेप्टर है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, ये सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये वो रिसेप्टर है, सपोज ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल के सरफेस में हमारे पास रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, ये हमारा AMPA रिसेप्टर है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ग्लूटामेट आएगा, ये हमारा ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल है। ग्लूटामेट आपको ध्यान में रखना है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे गाबा आपका क्या था, गाबा क्या था, इनहिबिटरी था, वैसे ही ग्लूटामेट क्या है, आपका एक्साइटेटरी है। तो क्या होता है, ग्लूटामेट अपना AMPA रिसेप्टर से बाइंड होता है, और इसकी बाइंडिंग के बाद आपका क्या होता है, जो सेल के अंदर आपके सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये इसके आगे भी बहुत चीजें होने वाली है। ये NMDA की ब्लॉकेज को हटाता है, वो मैं सारा डिटेल में आपको एक्साइटोटॉक्सिसिटी में ही पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि ग्लूटामेट को अगर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार बोला है, चाहे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में कितना क्यों ना हो जाए, जब तक उसे अपने रिसेप्टर नहीं मिलेंगे, जब तक वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, तब तक कुछ इफेक्ट नहीं आना है। सेम विद ग्लूटामेट, ग्लूटामेट जब तक AMPA रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हुआ क्या,
ये जो हमारे बार्बिटरेट्स हैं ये क्या करते हैं, अपना तो ये कर ही रहे हैं, गाबा के थ्रू तो इनहिबिशन कर ही रहे हैं। गाबा के थ्रू कैसे इनहिबिशन कर रहे हैं आपने देखा, लेकिन ये साथ में क्या कर रहे हैं, AMPA रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए ये रिसेप्टर हो चुका है ब्लॉक, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूटामेट इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, सोडियम की एंट्री सेल के अंदर नहीं होगी, और अगर ये सोडियम सेल के अंदर नहीं जा रहा है इसका मतलब ग्लूटामेट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये भी तो आपका एक एडवांटेज है। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आपको पता है जब इंसान को एंजाइटी हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, उसके ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है, इनहिबिटरी कम है, तो हमारे पास दो ही तो ऑप्शन थे, या तो हम क्या करें, एक्साइटेटरी ज्यादा है इनहिबिटरी कम है, या तो हम क्या करें, इनहिबिटरी के लेवल को बढ़ा दे, ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इनहिबिटरी को चलो इनहिबिटरी पे काम नहीं करते, एक्साइटेटरी को कम कर दे। और बार्बिटरेट इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इनहिबिटरी के लेवल को तो बढ़ा रहा है, दिख रहा है, गाबा के रेस्पॉन्स को बढ़ा रहा है ना, क्लोराइड चैनल का ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ रहा है, यानी कि इसने इनहिबिटरी के इफेक्ट को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन साथ में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को कम कर दिया बाय ब्लॉकिंग AMPA रिसेप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बार्बिटरेट वैसे देखा जाए तो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर उसको मैकेनिज्म के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मैकेनिज्म है, आपको ध्यान में रखना है, AMPA रिसेप्टर ब्लॉकेज, ठीक है। तो क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट भी कम होगा। इसके साथ साथ जो ये आपका बार्बिटरेट है ये क्या करता है आपका, देखो ये एसिटाइल कोलिन के जो इफेक्ट को भी क्या करता है आपका, ब्लॉक करता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेम जैसे मैंने आपको बताया था बेंजोडायजेपिन, अगर याद हो आपको, ठीक है, मैंने बताया था अगर बेंजोडायजेपिन आप ज्यादा डोज में लेते हैं तो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा, पैरालिसिस की स्टेज आ जाएगी। तो बार्बिटरेट का भी सेम यही काम है, अगर आप बार्बिटरेट देते हैं तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में उसे ब्लॉक कर देगा, तो इसकी वजह से भी वही होना है, मसल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पैरालिसिस हो सकती है। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्योंकि ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते ना कि आपकी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाए, कोई किसी को इंसोम्निया हो रहा है तो आप ये थोड़ा चाहोगे कि भाई अगर आप मेडिसिन दे रहे हो तो आप ये चाहोगे ना उसे नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि उसकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई या पैरालिसिस की स्टेज में चला गया। मतलब हल्का सा डोज अगर वेरिएशन होता है तो वो ब्लॉकेज ज्यादा आपकी क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। डेली डोज के बेस पे चलिए ड्यूरिंग सर्जरी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे एनेस्थीसिया में यूज करते भी हैं इसे, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते ना कि डेली डोज में आप इसे दे रहे हो, है ना। तो आपको ध्यान में एक और बात यहाँ पे रखनी है, ये तो था ऑल अबाउट कि कहाँ कौन कौन से रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर रहा है। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो बार्बिटरेट्स हैं हमारे, ये बार्बिटरेट जो है इनकी जो थेरापेटिक इंडेक्स है ना वो क्या है, बहुत लो है, TI। क्या होता है थेरापेटिक इंडेक्स, क्या होता है, जो आपकी सेफ कंसंट्रेशन है और जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है उसके बीच का गैप बहुत कम है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डोज वेरिएशन हुआ तो उससे क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। समझ पा रहे हैं, थेरापेटिक इंडेक्स कम होना मतलब समझते हैं ना कि आपकी सेफ कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच का गैप बिल्कुल कम है। अगर मान लीजिए गलती से डोजिंग थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप बार्बिटरेट्स दे रहे हैं तो आपको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डोजिंग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, थेरापेटिक इंडेक्स बहुत नैरो है और लो थेरापेटिक इंडेक्स आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके साथ प्रॉब्लम है बार्बिटरेट के साथ, वो क्या प्रॉब्लम है, टॉलरेंस की प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसकी थेरापेटिक इंडेक्स भी इतनी नैरो है। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, जब हमारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके इनसेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि आप पहले मान लीजिए आज आप 1 mg बार्बिटरेट ले रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी 1 mg को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपको डोज को बढ़ाना पड़ेगा टू गेट द सेम रेस्पॉन्स। यही होता है टॉलरेंस। मैंने पूरा लेक्चर आपका लिया था टॉलरेंस पे, है ना।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो बार्बिटरेट है इनकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की टॉलरेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिफरेंस होता है, जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक जो टॉलरेंस है वो कुछ ही वीक में आपकी डेवलप हो सकती है, कुछ दिन या वीक में आपकी। सपोज आज आपने बार्बिटरेट लेने स्टार्ट किए, कुछ ही दिनों बाद या आपके कुछ हफ्ते बाद ही आपको टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, यानी कि सेम डोज से आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी। और अगर मैं डायनामिक की बात करती हूँ तो डायनामिक में आपका कुछ मंथ लग सकते हैं, कुछ हफ्तों से कुछ मंथ लग सकते हैं आपकी वो टॉलरेंस डेवलप होने में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बार्बिटरेट में एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने आज किसी को कोई डोज दी है तो कुछ टाइम बाद उस डोज से उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। और आप जानते हो कि ये थेरापेटिक इंडेक्स इसकी बहुत लो है, तो क्या होगा, मार्जिन बहुत कम है ना, आप डोज कितना बढ़ा लोगे। टॉलरेंस अगर डेवलप हो रही है तो डोज बढ़ाओगे तो उससे टॉक्सिसिटी भी तो हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स इतनी ज्यादा है नहीं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, आपकी रेलेवेंट हैं, जो आपको दिमाग में रखना है बार्बिटरेट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो चीज हमारे यहाँ पे पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो यही है कि अगर आप हाई डोज में देते हो तो आप जानते हो बार्बिटरेट वैसे भी CNS डिप्रेसेंट ही है, ठीक है। हाई डोज में देने में ये आपका क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी सीक्वेंशियल, हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन में उसे देखेंगे। ये पॉइंट अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई इंसान बार्बिटरेट ले रहा है तो कौन कौन से इफेक्ट उसकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं, जिससे इंसान को पर्टिकुलरली घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट एसोसिएटेड है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, होने हैं तो होने हैं, ठीक है। सो साइड इफेक्ट्स, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं हमारे बार्बिटरेट्स के साथ। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस, ठीक है। अगर कोई इंसान बार्बिटरेट ले रहा है तो वो डिजीज सा फील करेगा, ठीक है। दिन भर ड्राउजीनेस उसे फील होगी, नींद सी आएगी, हमेशा ऐसी स्टेज में रहेगा, इतना एक्टिव फील नहीं करेगा खुद को। तो फर्स्ट ये हमारा बेंजोडाइजेपिन में भी यही इफेक्ट था। सेकेंड इफेक्ट सेम वही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट या लॉस ऑफ अलर्टनेस आप बोल सकते हो। ये भी इफेक्ट हमने वहां पे देखा था कि इंसान क्या करेगा, अलर्ट टाइप का फील नहीं करेगा, हर समय थोड़ा सा डिजी रह रहा है, क्योंकि आपका CNS डिप्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद थर्ड इसमें आएगा आपका लाइट हेडेडनेस, ठीक है। सो लाइट हेडेडनेस इज थर्ड आपका इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कभी होता है ना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है, तो वही आपका लाइट हेडेडनेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है वो है, ठीक है, मोटार इम्पेयरमेंट। सेम बेंजोडाइजेपिन के साथ भी यही था, मोटार इम्पेयरमेंट, क्योंकि आपने देखा था कि ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट डालता है। और अगर आपकी मसल्स के मूवमेंट आपके इनकोऑर्डिनेट हो रहे हैं, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे ड्राइविंग वगैरह है आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है, मोटार इम्पेयरमेंट करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जिसमें आपके मोटार स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका साइड इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी आप सबको पता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है, आपकी आप बोल सकते हो एक एलर्जिक रिएक्शन है। अगर कोई इंसान, ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उन्हीं के केस में ये होगा कि बार्बिटरेट लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होने लगेंगी, सबके साथ नहीं होगा अगेन। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए 6 पॉइंट पे, पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट। सुनाओ, पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट क्या है। पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट, पैराडॉक्सिकल मतलब समझते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हिप्नोटिक और सेडेटिव की कैटेगरी में जो बार्बिट्रेट है या बेंजोडाइजेपिन है, ये सारे CNS डिप्रेसेंट हैं, ठीक है। पता है ना CNS डिप्रेसेंट है, बट होता क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ये डिप्रेशन की वजह क्या कर देते हैं, एक्साइटमेंट कॉज कर देते हैं, इसी को पैराडॉक्सिकल इफेक्ट बोलते हैं। अपोजिट इफेक्ट आपका क्रिएट हुआ, सो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। बार्बिट्रेट हालांकि आपका CNS डिप्रेसेंट है, बट
कुछ इंडिविजुअल में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ इंडिविजुअल में ये क्या करता है आपका पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट भी कॉज करता है। ये एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। जहां इंसान को डिप्रेस होना चाहिए था, सीएनएस डिप्रेस होना चाहिए, वहां एक्साइटमेंट भी आपके एक्साइटमेंट के इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ओके, सो ये था पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट। और लास्ट जो इसका इफेक्ट है आपका वो है वर्सनिंग ऑफ पेन। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो, आप देखो जितनी भी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होती है वो पेन को आपका सबसाइड करने में हेल्प करती है। मीन्स ऐसा नहीं कि पेन ठीक हो जाएगा। अगर किसी इंसान को दर्द हो रहा है और आप सीएनएस डिप्रेसेंट दे रहे हो तो उसको फील कम होगा, ठीक है, फीलिंग, उसको पेन उतना ज्यादा फील नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ये स्पेशली जो ये मैंने लिखा है वर्सनिंग ऑफ पेन, ये उन्हीं इंडिविजुअल में आपका रिपोर्ट हुआ है जिन लोगों को कोई साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड साइकिक कोई डिसऑर्डर अगर है, तो ऐसे इंडिविजुअल में अगर आप बार्बिट्रेट दे रहे हैं तो उसकी वजह से पेन जो है और भी ज्यादा वर्स हो सकता है। अदरवाइज आप जानते हो कि जो बार्बिट्रेट होते हैं वो पेन की जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है, उसे क्या करते हैं आपके सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो फील नहीं होता इंसान को क्योंकि सीएनएस डिप्रेस रहता है। तो ये आपके क्या है साइड इफेक्ट है, ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड है, बार्बिट्रेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट, देखेंगे हम ऑर्गन स्पेसिफिक क्या इफेक्ट इसके आते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम कह सकते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स अब हम देख रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जब हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है हमारा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सीएनएस को डिप्रेस करती होंगी, इसलिए मैं उसे छोड़ रही हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है कि जब हम लोग ये ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं आपका सप्रेस करते हैं। बहुत सारे आपने ड्राइव्स सुनी होंगी, जैसे कीमोरिसेप्टर ड्राइव है, हाइपोक्सिक ड्राइव है, न्यूरोजेनिक ड्राइव है। ये सारे ड्राइव कैसी ड्राइव हैं, ये एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी जैसे न्यूरोजेनिक ड्राइव की हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है अगर ये न्यूरोजेनिक ड्राइव मतलब ये होता है अगर नाइट टाइम में आप सो रहे हैं तो आप जानते हो कि अगर जिस टाइम पे आप काम करते हैं और जिस टाइम पे आप सो रहे होते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है रात के टाइम पे अगर रेस्पिरेशन कम हो रहा है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कम हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि CO2 का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है, और CO2 अगर आपके ब्लड में बढ़ी है तो आप जिस टाइम सोए हुए हैं तो ये ड्राइव्स आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं और इन ड्राइव्स की वजह से क्या होता है आपका ब्रेन को मैसेज आता है और फिर रेस्पिरेशन रेट, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है ना वो केवल शैलो ब्रीदिंग होती है, मीन्स आपका रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ रहा है लेकिन आप इनहेल नहीं कर रहे हैं एयर को, टाइडल वॉल्यूम आपका अभी भी कम है। तो इस टाइप की जो ब्रीदिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शैलो ब्रीदिंग, यानी कि आप सांस तो ले रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट जहां पे 12 to 15 होना चाहिए वो कहीं 25 तक पहुंचा हुआ है पर मिनट, और लेकिन जो आपका टाइडल वॉल्यूम है यानी कि अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग आप बोल सकते हो एक बार आपने सांस लिया तब, वो आपका क्या है वो सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के जो चीज होती है ना, ये जो बार्बिट्रेट है ये उसे भी सप्रेस कर देता है, समझ पा रहे, जो शैलो ब्रीदिंग हो रही है उसे भी ये सप्रेस करेगा। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, आपका क्या करता है, डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है। और ये जितनी भी आपकी रेस्पिरेटरी ड्राइव हैं जो ज्यादातर हम जब सो रहे होते हैं उस टाइम पे एक्टिव होती है, क्योंकि नॉर्मली दिन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल रेट पे चलता रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है तो रेस्पिरेशन का नॉर्मल होना जरूरी है। जब आप रेस्ट कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर आपको नहीं रिक्वायर्ड होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट कम रहता है। तो उस टाइम पे ये ड्राइव्स एक्टिवेट
बार्बिट्रेट हो जाती हैं, जो ड्राइव आपका क्या कर रही है, केवल शैलो ब्रीदिंग कर रही है। आपका कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा एयर आपके अंदर जा रही है और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। लेकिन बार्बिट्रेट आपकी ऐसी ड्रग है जो इस टाइप की ड्राइव्स, जितनी भी ड्राइव्स हैं, कीमोरिसेप्टर ड्राइव, न्यूरोजेनिक ड्राइव, हाइपोक्सिक ड्राइव, इन सबको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। ठीक है, ये सारी आपकी इसी से रिलेटेड है, पीएच रिलेटेड आपकी ड्राइव्स है या ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्राइव में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ठीक है, सीवीएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी डिप्रेसेंट इफेक्ट ही आता है। आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा अगर आप बार्बिट्रेट ले रहे हैं, और आपका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। ये आपके इफेक्ट है ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि डिप्रेसेंट है इसीलिए दोनों चीजें आपकी कम हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट आता है वो है लीवर पे। यस, लीवर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका इफेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है, हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम बनाता है, पढ़ा है, साइटोक्रोम जो एंजाइम है आपके, जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैं जो इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। आपको ध्यान में, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग ड्रग इंटरेक्शन वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तो जो ये बार्बिट्रेट है ये एंजाइम इंड्यूसर है, पढ़ा था ना। यानी कि अगर आप किसी इंसान को बार्बिट्रेट दे रहे हैं तो ये लीवर से बनने वाले जो साइटोक्रोम एंजाइम है उनको क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, ताकि वो जल्द से जल्द मेटाबॉलिक प्रोसेस पे इन्वॉल्व हो और दूसरी जो ड्रग ली है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, लीवर में आप क्या कह सकते हो, इफेक्ट क्या आया आपका, एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, जो हमारे साइटोक्रोम एंजाइम है इनका क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा, और ड्रग, जो दूसरी ड्रग है जो साथ में आपने ली हुई है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, ड्रग का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लीवर में इसका इफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट, यस, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आप ध्यान रखें, ये क्या करता है, आपका जो आपकी ड्रग है ये सेम डिप्रेसेंट इफेक्ट ही यहाँ पे दिखाती है। इसीलिए जो जीआई की मोटिलिटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जो आपका, आप जानते हो ना, पूरे ट्रैक की मोटिलिटी बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, तभी तो आप जो फूड लेते हो बोलस बनने के बाद मूव करता है ना, पूरे जीआई ट्रैक में ट्रैवल करता है। अगर आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएं, अगर कोई मोटिलिटी ना हो, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, क्या होगा, खाना लिया आगे की ओर मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मसल्स ही क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, आपने जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जीआईटी पे भी डिप्रेसेंट इफेक्ट है, यानी कि जो जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है, वो भी आपकी खत्म हो जाती है। एंड द लास्ट इफेक्ट कहाँ पे है, किडनी पे। ठीक है, अब किडनी पे भी डिप्रेसेंट इफेक्ट ही है। देखो, किडनी में दो कंडीशन इससे हो सकती है, ओलिगोरिया और दूसरा है एन्यूरिया। ठीक है, अब ये दो कंडीशन क्या है आपकी, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओलिगोरिया। ओके, ये दो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है किडनी में। मैं बोल रही हूँ कि ओलिगोरिया हो रहा है या एन्यूरिया हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बोला किडनी में भी डिप्रेसेंट इफेक्ट आ रहा है। किडनी का काम क्या है, क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का। तो अगर किडनी में मैं कह रही हूँ डिप्रेसेंट इफेक्ट आ रहा है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगी, यूरिनेशन कम हो जाएगा। तो ओलिगोरिया कौन सी स्टेज होती है, ओलिगोरिया वो स्टेज है जब आपका क्या होता है, यूरिनेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल जितना यूरिन बनना चाहिए उससे कम यूरिन बन रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ओलिगोरिया। एन्यूरिया क्या है, जब बिल्कुल भी यूरिन नहीं बनता। ठीक है, नो यूरिन एट ऑल। ठीक हो गया, वो स्टेज क्या है आपकी, एन्यूरिया है। तो यानी कि किडनी में भी क्या हुआ, डिप्रेसेंट इफेक्ट ही आया। हो सकता है कि ओलिगोरिया हो, यानी कि जो यूरिनेशन है वो कम हो जाए, जितना यूजुअली होता है उससे कम हो जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए यूरिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आपके किसके, बार्बिट्रेट का। तो ये था ऑल अबाउट बार्बिट्रेट। आई होप हमने सारा कुछ कवर कर लिया है।
कुछ भी ऐसा रह नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, जो कि 3rd क्लास है और इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, जो आपकी यूज भी होती है। अभी मैं उसको बताऊंगी आपका कहाँ यूज होती है। और बार्बिट्रेट के यूज आपको पता है, हिप्नोटिक है, सेडेटिव है, यूज होता है, एंटी कन्वल्जेंट भी इसे यूज करते हैं। सीजर अगर किसी को आ रहा है तो उसके लिए, क्योंकि सीजर में भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ज्यादा होता है और बार्बिट्रेट भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा रहा है या फिर एक्साइटेटरी के लेवल को कम कर रहा है। तो आपका एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट भी यहाँ पे आने ही वाला है। एंटी एंजाइटी इफेक्ट रहेगा, अगर किसी इंसान को एंजाइटी हो रही है तो उसे ठीक करने में आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट है। ऑब्वियसली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं क्योंकि मसल्स रिलैक्स कर देता है, ये हमने अभी इफेक्ट देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये था ऑल अबाउट बार्बिट्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।